नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि लिंगायत और आज हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र की पुस्तक का पाठ क्रमांक 3 मुद्रा, बचत एवं साख का भाग 3। पिछले भाग में हमने मुद्रा के कार्य के बारे में पढ़ा, मुद्रा का विकास, किस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली से आज हम मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज के विनिमय में और आदान प्रदान में करते हैं, और मुद्रा के आर्थिक महत्व को भी जाना। इस भाग में हम मुद्रा से हमें क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में जानेंगे। मुद्रा के कुछ लाभ कुछ इस प्रकार है। आपके पाठ्य पुस्तक में मुद्रा के 10 लाभ के बारे में दिया गया है। यह कहा गया है कि मुद्रा से पूरे मानव समाज को लाभ हुआ है, जैसे कि अर्थशास्त्र की अलग शाखाएं जैसे है उपभोग, विनिमय, उत्पादन और वितरण। इन सब चीजों में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे पहला लाभ, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ। कैसे? जैसे देखिए, अगर मैं एक उपभोक्ता हूँ, मैं ग्राहक हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अभी मुद्रा है तो मैं किसी भी समय किसी भी दुकान में जाके कुछ भी खरीद सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मुद्रा है और अपने इच्छा अनुसार मैं चीजें अभी खरीद सकती हूँ। ऐसी सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। मुद्रा उपभोक्ता की मांग का आधार है। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा मुद्रा है, जैसे मान लो मेरे पास 2000 रुपए है, तो मैं अपने इच्छा से 2000 रुपए की चीजें खरीद सकती हूँ और अधिक चीजों की मांग भी कर सकती हूँ। दूसरा लाभ यह है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। अभी हमने उपभोक्ता यानी ग्राहक का तो लाभ समझ लिया, लेकिन मुद्रा से उत्पादक को क्या लाभ होता है ये अब हम जानेंगे। उत्पादक को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे अगर कोई किसान है तो उसे पहले खेती करने के लिए उसे पहले सीड्स चाहिए, तब जब वो सीड्स बोएगा तभी उसे फसल मिलेगी। तो अगर उसके पास मुद्रा है तो वो दुकान में जाके वो सीड्स खरीदेगा और तभी वो मिट्टी में डाल के फसल उगा सकता है। तो इस तरह कच्चे माल को खरीदने या फिर उसे संचित करके रखने में, ताकि अगर उसके पास अभी ये मुद्रा संचित है, तो जैसे किसान की बात करते हैं अभी हम कि फसल तो उग चुकी है, लेकिन वहां पे हमें फर्टिलाइजर्स भी डालना पड़ता है ताकि कोई कीड़ हो वो मर जाए। इसीलिए समय समय पे हमें खेती करते वक्त मुद्रा की या फिर रुपयों की आवश्यकता होती है। तो अगर उसके पास संचित मुद्रा है तो फिर वो संचित मुद्रा से फर्टिलाइजर या मिनरल्स खरीद सकता है। और दूसरा लाभ उत्पादक को क्या हो सकता है कि जैसे किसी भी वक्त उत्पादन की लागत कितनी होगी, कितने रुपए लगेंगे। इस साल मैं चना उगा रही हूँ अपने खेत में, तो उसके लिए मुझे कितने रुपए लगने चाहिए, या फिर अगर मैंने इतने रुपए, अगर मैंने 5000 रुपए खेती में इस साल चने की खेती में लगाए हैं, तो मुझे अपने उत्पादन जो मुझे चना प्राप्त हुआ है उसकी मैं कितनी कीमत लगाऊं बाजार में जिससे मुझे फायदा होगा। ये सब चीजें हमें मुद्रा के होने के कारण ही पता चलती है। तीसरा फायदा क्या है? मुद्रा और साख। मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया है। जैसे बैंक क्या करती है, छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर लेती है और इसको क्या करती है, जो बड़े उद्योग होते हैं उन्हें उधार दे देती है। मतलब जैसे अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, बैंक के पास जाऊंगी कि मुझे लोन चाहिए, आप मुझे लोन दीजिए। तो इस तरह मुद्रा क्या करती है, साख का भी आधार बन जाती है। चौथा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण। जैसे हमने पहले भाग में पढ़ा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम जो थी उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, तब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो तब हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि संचय ना कर पाना या फिर ठीक मापदंड ना होना। मुद्रा के आविष्कार से इन सारी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से हमें छुटकारा मिला। पांचवा क्या है? मुद्रा और पूंजी की तरलता।
मुद्रा ने पूंजी को तरलता प्रदान कर दी है, क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। तो जैसे हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि मुद्रा मुद्रा क्या होती है, उसे सामान्य स्वीकृति प्रदान की जाती है। हमने नोट का भी एग्जाम्पल देखा था, 10 रुपए के नोट में, वहां पे मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ ऐसे लिखा हुआ है, तो वो क्या है, कानून ग्राह्य है। तो उसे हम कहीं भी किसी भी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं, उसे पूंजी के रूप में रख सकते हैं। पॉइंट 6, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा के आविष्कार से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। अभी पूंजी को न केवल एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है, बल्कि इंटरनेशन मतलब एक दूसरे से दूसरे देश में इसका हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला है मुद्रा और पूंजी का निर्माण। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मुद्रा एक तरल संपत्ति है। जैसे किसी उद्योग धंधों में पूंजी विनियोग करके पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि की जा सकती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास पैसे इकट्ठा हुए हैं तो हम क्या करते हैं, उसे बैंक में जमा कर देते हैं, उसे एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक अगर हमने 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए ऐसे रखा तो उसका हमें ब्याज अदा करती है। जैसे 5,000 रुपए मेरे पास इकट्ठा हुए, मैंने बैंक में वो फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए या फिर जमा कर दिए, तो फिर बैंक मुझे उसका ब्याज देगी, 2 है। तो इस तरह पूंजी निर्माण में भी मुद्रा सहायता करती है। मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। हमारे पास उद्योग स्टार्ट करने के लिए मुद्रा है, बहुत अमाउंट में मुद्रा है, तो हम इससे नए नए उद्योगों की शुरुआत कर सकते हैं। मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा के द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। अगर देखिए, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो देश के आर्थिक कल्याण भी हो रहा है। राष्ट्रीय आय बढ़ने से हमें क्या सूचित होता है कि हमारे देश का आर्थिक कल्याण भी हो रहा है। तो मुद्रा को हम सामाजिक कल्याण का मापक भी कह सकते हैं। तो अभी हमने इतने सारे मुद्रा के लाभ देखे, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुद्रा हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह मजदूर हो, किसान हो, डॉक्टर हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, इन सब की आवश्यकताएं पूर्ति करने का कार्य मुद्रा करती है। तो इसीलिए मुद्रा को एक अच्छा सेवक भी कहा जाता है। तो हमने इन मुद्रा के लाभ के बारे में अभी पढ़ा। अगला है बचत। अभी हम जानेंगे बचत क्या होती है। समाज की कुल आय, देखिए वहां पे बोल्ड अक्षर में लिखा है कुल आय। समाज की कुल आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। जो भी हमारी कुल आय होती है, जो भी इनकम आती है, हम उसे वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। तो इन वस्तुओं को हम 2 भागों में विभाजते हैं। वो क्या है, चालू वस्तुएं और टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका हम क्षणिक या तात्काल उपयोग करते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका हम क्षणिक या तात्काल उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालू वस्तुएं या फिर करंट गुड्स, जैसे कपड़े या फिर कुछ खाने की चीजें। दूसरा है टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, टिकाऊ वस्तुएं। तो जैसे अगर हमारे घर में खेती है, 2 एकड़ जमीन है, उसे क्या कहेंगे हम, टिकाऊ वस्तु। अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। इस तरह समाज की कुल आय इन्हीं 2 तरह की वस्तुओं को खरीदने में खर्च किया जाता है। इन 2 वस्तुओं को, चालू वस्तुओं को और टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने में हमारी जो कुल आय होती है वो पूरी खर्च हो जाती है। कुल आय का अभी ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। चालू वस्तुएं कौन सी होती है, क्षणिक या तात्काल उपयोग करने जैसे, जैसे कपड़े हैं,
ठीक है। कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपभोग। उसे हम कहते हैं उपभोग, अंग्रेजी में कंजप्शन, कंजम्पशन। उसको हम कंज्यूम करते हैं इसलिए उसे कंजम्पशन कहा जाता है। तो कुल आय का वह भाग जो हम चालू वस्तुओं पर खर्च करते हैं उसे हम उपभोग कहते हैं। अभी दूसरा, कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे हम सेविंग्स कहते हैं। कौन सी है टिकाऊ वस्तु? जैसे वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, और क्या हम और कैसी चीजें खरीदते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेविंग। तो चालू वस्तुओं पर जो हम खर्च करते हैं, क्या कुल आय के जो भी कुल आय का जो भी हम भाग है चालू वस्तुओं पर अगर खर्च कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? उपभोग। कुल आय का अगर हम कोई भाग टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सेविंग। अगली स्लाइड से आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए यह ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है पहले इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इनकम, जो कुल आय होती है उसे हम इनकम कहते हैं। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन होता है उपभोग। कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जा रहा है। और सेविंग क्या है? सेविंग है कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इनकम किस चीज पे खर्च कर रहे हैं? हम कंजम्पशन यानी उपभोग और बचत के लिए हमारी कुल आय इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंजम्पशन इधर आ जाएगा और सेविंग क्या बन जाएगा? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। इससे क्या स्पष्ट हो जाता है कि आय यानी इनकम तथा उपभोग यानी कंजम्पशन। आय तथा उपभोग के अंतर को हम बचत कहते हैं। आय तथा उपभोग के अंतर को हम बचत कहते हैं। ठीक है। क्राउथर ने क्या कहा है? क्राउथर कहते हैं किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती। अगर हम कुल आय से चालू वस्तुएं पर जो हम खर्च कर रहे हैं, उपभोग जो है उसे हम घटा दे तो हमें हमारी बचत मिलती है, उसे हम बचत कहते हैं। बचत दो प्रकार की होती है, नकद बचत और वस्तु संचय। तो नकद बचत क्या होती है? उसका मतलब है सेविंग इन कैश। कुल आय का कुछ ऐसा अंश, कुल आय का कुछ ऐसा अंश जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता। जैसे अगर हमारे पास कुल आय कितनी है? तुम्हारी 5,000 आय है, तो अगर तुमने यह पैसे किसी भी चीज पर खर्च नहीं किए हैं तो जो तुम्हारे 5,000 रुपये है तुम्हारे पास, तो वो क्या हो जाएगी? तुम्हारी नगद बचत हो जाएगी। अभी वस्तु संचय क्या होता है? सेविंग इन गुड्स। वस्तु संचय को विनियोग कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो जैसे देखिए, अगर हमारे पास हमारी सेविंग्स है, ठीक है, सेविंग्स कितनी? 5-6 लाख हमारे पास जमा हो गई है, तो हम इससे क्या करते हैं? कुछ चीजें खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदेंगे, ठीक है, तो हम कोई जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमारे पास वह जमीन का टुकड़ा है तो हम उसे उस 5-6 लाख रुपए में खरीद लेंगे, और ये क्या हो गई? हमारी एक इन्वेस्टमेंट हो गई, हमने उसमें विनियोग किया है। तो इस तरह हमारे जो 5 लाख रुपए थे इस जमीन के टुकड़े में गूंथ गए हैं। तो आगे जाके हमें जब पैसे की जरूरत होगी, हम इस जमीन के टुकड़े को बेचकर और मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था के स्थायित्व एवं विकास के लिए विनियोग का एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है। विनियोग और बचत का एक समान होना, मतलब बचत यानी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बचत बराबर
विनियोग। ठीक है, अभी तक हमने बचत के बारे में पढ़ा, अभी हम साख क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। इस विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या कोई एक संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देता है। तो साख क्या है? एक उधार, जो हम उधार, मुझे 5 रुपए उधार दीजिए, 100 रुपए उधार दीजिए, हम मित्रों से उधार लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम? साख। साख ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, अभी मेरे पास मुद्रा नहीं है, अभी मेरे पास रुपए नहीं है और मुझे आवश्यकता पूर्ति करनी है, मुझे कुछ आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे किसी दोस्त के पास 500 रुपए है और मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है, तो मैं मेरे दोस्त से बोलूंगी कि हाँ मुझे 5 महीने के लिए 500 रुपए दे दो, मैं 5 समय के बाद तुम्हारे ये रुपए तुम्हें लौटा दूंगी। तो इसी को क्या कहते हैं हम? साख। साख में दो पक्ष होते हैं, पहला ऋणदाता जो ऋण देता है और दूसरा है ऋणी जो ऋण लेता है। जो पैसे देता है उसे ऋणदाता कहते हैं और जो पैसे लेता है उसे ऋणी कहते हैं। ऋणदाता ऋणी को किसी दिए हुए समय में कुछ वस्तुएं या धन उधार देता है। किसी दिए हुए समय में कुछ वस्तुएं या धन उधार देता है। ऋणी रुपए, सेवाएं या वस्तुएं साख के आधार पर प्राप्त करता है। किससे? ऋणदाता से ऋणी ये वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है और निश्चित अवधि के बाद उतनी ही मुदत सहित लौटाने का वादा करता है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल लिया था कि मैंने 500 रुपए लिए और 5 महीने बाद उस 500 रुपए को मेरे दोस्त को लौटाने का वादा किया, यही है साख। साख का आधार। साख के मुख्य आधार निम्न है। क्या है? पहला विश्वास। पहला है विश्वास। ऋणदाता उधार देने को तभी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी समय पर रुपया लौटा देगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज साख में होती है विश्वास। अगर किसी को दूसरे व्यक्ति पे विश्वास होगा तो क्या हुआ, अपने पैसे ऐसे व्यक्ति को देने के लिए राजी होगा? नहीं ना। तो इसीलिए विश्वास ये एक महत्वपूर्ण आधार है साख मिलने के लिए, साख के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति का, अगर ऋणदाता का विश्वास है ऋणी पे, तो वह उसे रुपए देगा कि ये लो भाई, मुझे इतने समय बाद ये पैसे वापस कर देना। दूसरा है चरित्र। यदि ऋणी चरित्रवान तथा ईमानदार है तो उसे ऋण मिलने में दिक्कत नहीं होती। तीसरा है चुकाने की क्षमता। ऋण चुकाने की क्षमता। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तभी देता है जब उसे उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर पूरा विश्वास हो। इस तरह व्यक्ति की साख उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। पूंजी एवं संपत्ति। ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति की जमानत के आधार पर ही ऋण देता है। क्या है? ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति की जमानत के आधार पर ही ऋण देता है। पहले के जमाने में जमींदार होते थे तो वे क्या करते थे, जो किसान होता था उसकी जमीन के कागजात अपने पास रखते थे, गिरवी रखते थे और उसको ऋण देते थे। तो ये क्या है? जमानत के आधार पर। तो जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी तो उसे उतना ज्यादा ऋण मिलेगा। पांचवा है ऋण की अवधि। ऋण की अवधि का प्रभाव भी साख पर पड़ता है। जैसे ऋणदाता दीर्घकालीन ऋण देने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें संदेह रहता है कि अगर ज्यादा समय हो चुका तो ऋणी की क्षमता या फिर उसका चरित्र, यानी कि वो देगा या नहीं देगा, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? समय के साथ तो सब चेंज होता है, तो किसी व्यक्ति का तो चरित्र अलग सी बात है, तो या फिर आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन हो जाए, तो इसीलिए ऋणदाता जो होते हैं वो अल्पकालीन समय के लिए ही
ऋण देने का पसंद करते हैं। वो दीर्घकालीन या फिर ज्यादा समय के लिए ऋण देना पसंद नहीं करते। अभी हम जानेंगे साख पत्र क्या होते हैं। साख पत्र ऐसे साधन जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र क्या होता है? ऐसे साधन जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है और इसके आधार पर ऋण का आदान प्रदान होता है। अभी मुद्रा और साख मुद्रा में क्या फर्क है? ठीक है, हमने पढ़ा था पिछले भाग में कि मुद्रा क्या होती है? कानूनी ग्राह्य होती है। वहां पे केंद्रीय सरकार का वहां पे मुहर होती है। तो इस तरह मुद्रा कानूनी ग्राह्य और मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन साख पत्रों को कानूनी मान्यता नहीं होती, इसलिए किसी को भी हम इसके लेन देन के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। साख पत्र के कई प्रकार होते हैं, जैसे चेक है, विनिमय बिल, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, साख प्रमाण पत्र या फिर यात्री चेक। ये सारे क्या होते हैं? साख पत्र के अलग अलग प्रकार है। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है चेक। चेक के बारे में आप में से अधिकतर लोगों ने जाना होगा, किसी ने इसी का इस्तेमाल भी किया होगा। यह सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक होता क्या है? चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है। उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। जैसे अभी ये चेक का उदाहरण देखिए, ये इसमें चेक नंबर दिया गया है, कितनी अमाउंट मुझे ट्रांसफर करनी है दूसरे के अकाउंट में वो दी गई है, और यहाँ पे साइन की जाती है। जिसका जो पैसे दे रहा है उसकी यहाँ पे साइन होती है। फिर से एक बार देखते हैं, चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला, मतलब जो अगर मैं हूं तो मैं बैंक में जमा करने वाली हूँ, तो मैं ये चेक बैंक को दूंगी और उसमें लिखित रकम जो मैंने 5,000 रुपए यहाँ पे डाले हैं, ये 5,000 रुपए मुझे जिसे देने हैं उसका नाम मैं वहां पे लिखूंगी, उसको देना है। ये मैं इस तरह का चेक लिखकर मैं बैंक में जमा कर दूंगी, और इससे क्या होगा, ये जो लिखी हुई 5,000 की अमाउंट है मुझे जिस व्यक्ति को देना है उसके अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है। दूसरा है बैंक ड्राफ्ट, उसे हम डीडी या डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। अभी देखिए, चेक और इसमें फर्क है। देखिए इसमें क्या है, बैंक ड्राफ्ट का वह पत्र जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है। इधर क्या करते, पहले चेक में क्या करते थे, वो खुद हम लिखते थे और हम अपने बैंक को बोलते थे कि मुझे इस व्यक्ति के अकाउंट में इतने इतने रुपए डालने हैं। लेकिन बैंक ड्राफ्ट में क्या करती है, बैंक अपने किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देती है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम, जितनी भी रकम लिखी है उसमें अंकित व्यक्ति जो जिस भी व्यक्ति को देनी है उसे ट्रांसफर कर दे। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च में ही रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। और बैंक ड्राफ्ट देशी तथा विदेशी दोनों ही प्रकार का होता है। यहाँ पे इस इमेज में हम बैंक ड्राफ्ट के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे डीडी नंबर दिया हुआ है, कितना अमाउंट है यहाँ पे भरना पड़ता है। ठीक है। तीसरा है यात्री चेक। यात्री चेक क्या होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। यात्री चेक किससे, यात्री चेक बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चेक पत्र पर एक निश्चित रकम छपी रहती है। जैसे अभी मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, मुझे उस अमाउंट का
यात्री चेक प्राप्त हो जाएगा। यात्री बैंक के किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर सकता है और मुद्रा प्राप्त कर सकता है। तो मैं उस यात्री चेक को क्या करूंगी, अगर मैं कहीं पे ट्रेवल कर रही हूँ या फिर कहीं यात्रा कर रही हूँ, तो फिर मैं वो चेक लेके, अगर जैसे मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है तो मैं उस बैंक में जाऊंगी, शाखा वहां की उस जगह की जो शाखा है स्टेट बैंक की, वहां पे जाऊंगी, यह चेक उनको दूंगी, तो फिर वो मुझे मुद्रा दे सकते हैं। इस चेक पर यात्री के हस्ताक्षर के नमूने अंकित रहते हैं, जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति इससे रुपया प्राप्त नहीं कर सकता। ये देखिए, ये 10 पाउंड्स का यात्री चेक है, ट्रैवलर्स चेक लिखा है। अगला है प्रतिज्ञा पत्र, जिसे अंग्रेजी में प्रॉमिसरी कहते हैं। इस पत्र में ऋणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। तो इस प्रतिज्ञा पत्र में देखिए 5,000 रुपए इसका वादा किया जा रहा है। आज से 1 वर्ष पश्चात डॉक्टर ए के गर्भ को उनके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को 5,000 रुपए देने की प्रतिज्ञा करता हूं, जिसका मूल्य प्राप्त हो चुका है। तो इसमें क्या है, ऋणी, मैं अगर ऋणी हूं, मुझे पैसे चाहिए, तो एक निश्चित अवधि के बाद, जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 1 वर्ष के पश्चात की बात कर रहे हैं, तो 1 वर्ष के बाद उसमें अंकित रकम, कितनी अंकित रकम है वहां पे, 5,000 रुपए ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सब कुछ। यहाँ हमारा यह लेसन खत्म हो जाता है। अभी हम पिछले साल आए हुए इस चैप्टर के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आए थे, कौन से प्रश्न आए थे। ये जो है 1 मार्क के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? पहला, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय और उत्पादन। सोचिए। हाँ, उत्पादन, क्योंकि मुद्रा विनिमय के माध्यम के तौर पर भी काम करती है, मूल्य के मापक के तौर पर भी काम करती है और मूल्य के संचय के भी तौर पर काम करती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? उत्पादन। दूसरा प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? याद कीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा सवाल, आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। अभी हमने पढ़ा आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि जो आपके पुस्तक में जो बॉक्सेस है, कलरफुल बॉक्सेस है, उसको भी ध्यान से पढ़े और उन चीजों को याद करें, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह वही का प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, क्रोना, टका। इसका सही उत्तर है टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। पांचवा प्रश्न, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या साम्यवादी? भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत ने इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। अभी 2 मार्क वाले प्रश्न, मौद्रिक प्रणाली क्या है? हमने पहले ही भाग में पढ़ा था मौद्रिक प्रणाली के बारे में, आपने वहां पे डेफिनेशन दे देना है। मौद्रिक प्रणाली क्या है, किस तरह मुद्रा का आविष्कार हुआ और मौद्रिक प्रणाली उत्पन्न हुई। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है? जैसे भोजपुरी में कहावत है ना, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो हमारे जीवन में भी
हमारे आर्थिक जीवन में भी मुद्रा का सबसे बड़ा योगदान है और सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा। तो इसके बारे में भी हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। इसको भी आपने लिख लेना है। अलग अलग अर्थतज्ञों ने व्याख्याएं दी है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसका महत्व क्यों है, क्योंकि पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली से विनिमय में अनेक कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा था। तो जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ तो हमें इन कठिनाइयों का समाधान मिला। और जैसे कि संचय की कठिनाई थी या फिर विनिमय करते वक्त कठिनाई थी, मापदंड की कमी थी, तो मुद्रा ने इन सब कठिनाइयों का समाधान दिलाया। इसलिए मुद्रा का हमारे आर्थिक व्यवस्था में महत्व है। नेक्स्ट है बचत क्या है। इसी भाग में हमने बचत के बारे में पढ़ा। उपभोग और आय, इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं? बचत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा से क्या तात्पर्य है, मुद्रा के क्या कार्य है। यह भी हमने पहले ही भाग में पढ़ा था, मुद्रा क्या है और उसके कार्य भी। एटीएम क्या है? एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि एटीएम से हम 24 घंटे में कहीं भी कभी भी हम पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। यही हमारा मुद्रा, बचत एवं साख, यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।